हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज की इस वीडियो में। जैसे आईपीएल 2021 फाइनल हो गया, चौथी बार चेन्नई सुपर किंग विजेता हुई है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने हैं। इसमें अवार्ड दिए गए हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मैन ऑफ द मैच। तो क्या क्या है, महेंद्र सिंह धोनी ने T20 का नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ इसमें मटेरियल है इस टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो क्या क्या ऐसे हथियार बनाएगी वो कंपनियां, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्वाड देशों का जो मालाबार युद्धाभ्यास चल रहा है, उसमें इंडियन और अमेरिकन जो नेवी चीफ हैं वो दोनों एक पोत पर सवार हुए हैं। क्या वजह थी, कैसा ये अभ्यास चल रहा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल को वापस ले लिया है। तो ऐसी क्या बात थी कि वापस लेना पड़ा, और ये बाल विवाह को एक तरह से प्रोत्साहित कर रहा था ये नया कानून, और काफ़ी विवाद हुआ था। ये भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है, सब पे बात करेंगे दोस्तों। और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दो प्लीज़ तमाम दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 ट्रॉफी चौथी बार जीत ली, तो उसने फाइनल में केकेआर को कितने रन से हराया है? आंसर होगा 27 रन। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 27 रन से हराया केकेआर को। ओके, इंडियन प्रीमियर लीग उसका फाइनल स्कोर क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं हम। फाइनल स्कोर ये है, तो चेन्नई सुपर किंग उसने 192 रन बनाए थे टोटल 20 ओवर में 3 विकेट के साथ, और कोलकाता नाइट राइडर्स उसने 165 रन बनाए थे 9 विकेट पर 20 ओवर में। तो वो पल भी दिखा देता हूँ जब ये चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी ली। ओके, और आपको बता दूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है उसमें जो चेन्नई सुपर किंग्स ने ये खिताब जीता है उसको 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि रनर अप यानी कोलकाता नाइट राइडर्स को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। और अब एक झलक देखिए कि धोनी आए हैं, अपनी टीम को कप दिया और खुद वो पीछे चले गए, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है। तो ये है लीडरशिप। ओके, तो विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग, उसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, जबकि फाइनल में हारने वाली जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके कप्तान है इयॉन मॉर्गन। ओके, और धोनी ने 3 साल बाद फिर से चेन्नई को आईपीएल का विजेता बना दिया है। चेन्नई सुपर किंग 9वीं बार फाइनल में पहुंची और चौथा खिताब जीत लिया है इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देख लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कब कब चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल में जिताया है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 2010 में मुंबई इंडियंस को हराकर जीता। उसके बाद 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर जीता। 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, आईपीएल खिताब जीता। और अब 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर आईपीएल जीत लिया। और ये मैच कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो फाइनल मैच है वो 15 अक्टूबर को आयोजित हुआ है। ओके, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यानी 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। द हिंदू की ये न्यूज़ रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं। ओके, देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में यानी आईपीएल सहित नेशनल जो भी खेला, इंटरनेशनल खेला, उन सब में अगर T20 में काउंट करेंगे तो 300 T20 मैचों की कप्तानी की है, और ये दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। ये अचीवमेंट उन्होंने 15 अक्टूबर 2021 को आईपीएल के फाइनल में ये हासिल किया। उन्होंने 6 T20 वर्ल्ड कप में भारत का नेतृत्व किया था, यानी कप्तान बने थे, और आईपीएल में कई इवेंट में कप्तान बने। ओके, और अगर बात होगी कि सबसे ज़्यादा T20 कप्तान सेकंड खिलाड़ी कौन है, मतलब ये सबसे पहले तो हो गया महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद सेकंड कौन है खिलाड़ी? तो वो है डैरेन सैमी,
वो सेंट लूसिया देश से हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और विभिन्न फ्रेंचाइजियों के लिए 208 मैचों का नेतृत्व किया है। ओके, और ये T20 फॉर्मेट है IPL का। तो इसमें और आपको तक कुछ तथ्य बता दूं कि रविंद्र जडेजा उनका 200वां इस बार मैच था और फाफ डुप्लेसिस उनका 100वां IPL मैच था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे कम उम्र में IPL ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र में उन्होंने ऑरेंज कैप जीत लिया है। ये रिकॉर्ड उन्होंने 24 साल 257 दिनों में ये हासिल किया। 24 ईयर 257 डेज इनकी उम्र थी जब इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। उन्होंने IPL 2021 के सीज़न में जो 16 मैच हुए हैं उसमें आप देखिए 45.35 के औसत से 16 मैचों में ये रन बनाए हैं। 635 रन। ओके, ऑरेंज कप के साथ ही गायकवाड़ को 10 लाख रुपए भी मिले हैं। और उनसे पहले ये जो कीर्तिमान है ये पंजाब किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज शॉन मॉर्स ने 25 साल की उम्र में ये दर्ज कराया था। तो शॉन मॉर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। ओके, और इनको और भी कई अवार्ड मिले हैं इसके साथ साथ, जैसे इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी मिला है इनको। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। IPL 2021 सीजन में पर्पल कैप के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? कौन विजेता हुआ है पर्पल कैप के लिए? आंसर होगा हर्षल पटेल। ओके, फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। फोटो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये खिलाड़ी हैं हर्षल पटेल। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया है। 32 विकेट लिया है इन्होंने। पूरे टूर्नामेंट की बात हो रही है। और उन्हें पर्पल ये कैप मिला है। इसके साथ साथ उनको कई और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब उनको मिला है। और ये इन सब अवार्ड के लिए 10-10 लाख रुपए उनको मिले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। IPL 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? आंसर होगा फाफ डुप्लेसिस। ओके, फाफ डुप्लेसिस, ये नाम ध्यान रखना आप। ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। मैन ऑफ द मैच इनको दिया गया है IPL फाइनल का। चेन्नई सुपर किंग्स के ये उस टीम के खिलाड़ी हैं और 86 रन इन्होंने मारा था, लगाया था फाइनल में। ओके, और एक और बात कि ये 100वां ये IPL मैच रहा है उनका टोटल। तो IPL 2021 में जो जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। ये तो सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये रहा चैंपियन कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग। ऑरेंज कप किसको मिला है? ऋतुराज गायकवाड़ को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। ये भी पर्पल कैप किसे मिला है? हर्षल पटेल को। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला है? तो हर्षल पटेल को, इन्हीं को मिला है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? तो वो भी हर्षल पटेल को मिला है। परफेक्ट कोच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? रवि बिश्नोई को मिला है। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? तो वेंकटेश अय्यर को मिला है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वो अवार्ड किसे मिला है? तो शिमरोन हैटमायर को मिला है। और फायर प्ले अवार्ड किसे मिला है? तो राजस्थान रॉयल्स को मिला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया वैसे ही आज का ये PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप टोटल PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि दोस्तों 2021 का जनवरी से अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, MCQ है और साथ में डिटेल नोट्स भी दिया हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ही पूरे डिटेल के साथ, तो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और एक बार लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता है। तो अगला टॉपिक लेते हैं और ये क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करके कितनी नई डिफेंस कंपनियों को
राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर होगा 7। टोटल 7 कंपनियां हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये समर्पित कर रहे हैं वर्चुअली बटन दबाकर विजयदशमी के दिन यानी 15 अक्टूबर 2021 को। 7 नई डिफेंस कंपनियां हैं, इसको समर्पित किया गया है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो ये लिस्ट है पूरी और एक एक करके देखते हैं जो 7 नई कंपनियां हैं। जैसे निशंस इंडिया लिमिटेड है यानी MIL। ओके, दूसरी है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसको शॉर्ट में अवनी कहेंगे। अगली कंपनी है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWE इंडिया कहेंगे इसे। ओके, अगली कंपनी है ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, इसको TCL कहेंगे। अगली कंपनी है यंत्र इंडिया लिमिटेड, YIL कहेंगे इसे। ओके, अगली कंपनी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, IOL कहेंगे इसे। और अगली कंपनी है ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड यानी GIL। तो ये 7 नई कंपनियां स्थापित हुई है जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है। ओके, भारत सरकार की कंपनी है और इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर जेट प्लेन तक बनाए जाएंगे। पूरी योजना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 साल में 325% डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है और हमारा लक्ष्य है कि भारत की कंपनियां न केवल डिफेंस सेक्टर में एक्सपर्ट बने बल्कि ग्लोबल ब्रांड भी बने, दुनिया को बेहतर हथियार सप्लाई कर सकें। ठीक है, तो नई कंपनियों के लिए आपको बता दूं कि 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज़्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिसे अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा बल्कि यहीं की कंपनी, इंडिया की कंपनी ही बनाएगी। तो ये तो सरकार ने ये कंपनियां बनाई हैं, हो सकता है बाद में इसका विनिवेश भी किया जाए, इसको किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाए या कुछ हिस्सा बेच दिया जाए या मार्केट में उसको लिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो नई कंपनियां हैं, इन सब के लिए 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर पहले से ही दिया जा चुका है। ठीक है, एक और बात बता दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया गया है और उसकी जगह एक सुपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है यानी डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस बना दिया गया है। तो आयुध निर्देशालय, उसी के अंतर्गत सारी कंपनियां होंगी, चाहे सरकारी या प्राइवेट, जो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बना रही है वो सब उसी के दिशा निर्देश को मानेगी। ओके, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के जो पहले डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ER शेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वाड देशों के मालाबार युद्धाभ्यास के दौरान अक्टूबर 2021 में, कहें तो कल ही यानी 15 अक्टूबर को ही, किस विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंडियन और US नेवी चीफ सवार हुए हैं? आंसर होगा USS कार्ल विन्सन। ओके, फोटोग्राफ में अभी दिखा रहा हूँ। तो ये युद्धाभ्यास जो है वो 12 अक्टूबर को शुरू हुआ है विशाखापत्तनम में, उसी के पास बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें 4 देश हैं क्वाड के, जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये सब हिस्सा ले रहा है। ये क्वाड कंट्री के मैप आप देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल ये समूह है। तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है इस वक्त? तो ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है जो मालाबार युद्धाभ्यास है वो। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू की, और इसमें ये बताया गया है कि इंडियन और US नेवी चीफ दोनों जो हैं वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर सवार हुए हैं। अमेरिका ने युद्धाभ्यास के लिए अपने परमाणु सक्षम जो विमान वाहक पोत हैं कार्ल विन्सन, उसको तैनात किया। परमाणु ऊर्जा से चलता भी है और उसमें परमाणु बहुत सारे हथियार भी रखे हुए हैं और ख़तरनाक है वो दुश्मन के लिए। तो 15 अक्टूबर को दोनों देशों के यानी इंडिया और अमेरिका के नेवी चीफ, यानी इंडिया के नेवी चीफ हैं करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, और अमेरिका की जो नौसेना है उसके चीफ हैं एडमिरल माइकल ग्लिडे। तो वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे सवार हुए हैं। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये युद्धाभ्यास के दौरान ये सवार हुए हैं। ओके, ये इंडियन नेवी चीफ हैं और ये अमेरिका के नेवी चीफ हैं। तो इस
युद्धाभ्यास में, जो नौसेना का युद्धाभ्यास है, उसमें भारतीय नौसेना जो है अग्रिम मोर्चे के युद्धपोत जैसे INS रणविजय, INS सतपुरा, एक पनडुब्बी और लॉन्ग रेंज की जो समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट है P-8I, उसका इस्तेमाल कर रही है। तो ये इस तरह से युद्धाभ्यास चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो जहाज़ है वो ये है अमेरिका का। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज है, ये नौसैन्य अभ्यास का 25वां संस्करण है। और आपको बता दूं कि ये 1992 में ये शुरू हुआ था। इंडिया और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1992 में। ओके, उसके बाद फिर 2015 में जापान जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हो गया। इसके बाद क्वाड की औपचारिक बैठकें शुरू हुई और अब देख रहे हैं हम लोग कि 25वें संस्करण में जो युद्धाभ्यास चल रहा है ये सेकंड चरण का है युद्धाभ्यास। इससे पहले 25वें संस्करण का युद्धाभ्यास पिछले महीने यानी 26 से 29 अगस्त तक हुआ था पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम तट के पास। ओके, तो अब ये दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में चल रहा है। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि इससे हम एक तरह से चीन को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम ये जो चारों देश हैं वो एक साथ हैं। और अभी तो हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। ओके, किस समुद्र में? तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA, उसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा सज्जन जिंदल। ओके, वो JSW स्टील के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, और ये जो संगठन है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, उसका मुख्यालय बेल्जियम में है और ये चेयरमैन चुने गए हैं उसी के। ठीक है, तो 2021-22 की अवधि के लिए संगठन के नेतृत्व करेंगे। और जिंदल ने ये कहा है कि इस्पात उत्पादन को कार्बन मुक्त करने की दिशा में ये संगठन आने वाले वक्त में काम करेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 उसको वापस ले लिया है? आंसर होगा राजस्थान। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। और जिस चीज़ में एक बार कंट्रोवर्सी हो जाए तो वो आपको समझ लेना चाहिए उसका बैकग्राउंड। ओके, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो उन्होंने ही अभी ऐलान किया है कि हम ये बिल वापस ले रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि अगस्त में यानी पिछले महीने ही राजस्थान विधानसभा में ये बिल पारित किया गया था, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। और इस विधेयक के जरिए ये उसमें प्रावधान थे कि राजस्थान में बाल विवाह को एक तरह से मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप लग रहा था सामाजिक संगठनों के द्वारा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस बिल में ये कहा गया था कि राजस्थान में सभी तरह के विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, चाहे लड़के या लड़की की उम्र, यानी लड़के की उम्र 21 साल या लड़की की उम्र 18 साल से कम क्यों ना हो। मतलब अगर कहीं बाल विवाह भी हो जाता है तो ऐसे मामले में अभिभावक को 30 दिन के अंदर में मैरिज को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो ये माना जा रहा था कि ये कदम जो है बाल विवाह को प्रोत्साहित करने और एक तरह से वैधता प्रदान करने का एक जरिया बन सकता है। जबकि बाल विवाह को लेकर तमाम सरकारें, समाज सब चाहते हैं कि बाल विवाह ना हो, उससे बहुत नुकसान है। ठीक है, तो अभी राज्यपाल के पास ये बिल जो है वो पहुंचा हुआ था। हालांकि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने यानी अशोक गहलोत ने उस बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ओके, राजस्थान में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान का मैप ये रहा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के परमाणु बम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन 10 अक्टूबर 2021 को हो गया? आंसर होगा पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन पिछले वीडियो में ये नहीं डल पाया था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है। पाकिस्तान में इन्हें परमाणु बम का जनक माना जाता है। निधन जब हुआ उस वक्त इनकी एज थी 85 ईयर। अब्दुल कादिर खान, उनका जन्म हुआ था अविभाजित भारत में यानी भोपाल में उस वक्त 1936 में। हालांकि जब
भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, और उस दौरान जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो उस समय इनका परिवार पाकिस्तान चला गया था और इन्होंने फिर अलग अलग जगहों पे काम किया यूरोपीय देशों में। तो वहाँ से परमाणु बम के बारे में काफ़ी कुछ जाना। फिर वो पाकिस्तान आए और वहाँ पर परमाणु बम बनाने का काम किया। इनको निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उससे। और ये काफ़ी विवादास्पद भी व्यक्ति रहे हैं। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, काफ़ी विवाद रहा है और ये आरोप लगा था कि ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न होने में मदद इन्होंने की थी। मतलब इन्होंने जो तकनीक है परमाणु बम बनाने की वो ईरान को बेचा था, लीबिया को भी बेचा था। लीबिया के जो तानाशाह था मोहम्मद गद्दाफी, तो उसको परमाणु रिएक्टर की तकनीक जो है वो बेचती थी। तो काफ़ी मुद्दा हुआ था। बाद में 2004 में इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। 2009 तक ये हाउस अरेस्ट थे, हालांकि अदालत ने कह दिया था कि इनको छोड़ दिया जाए, तो फिर इनको छोड़ा गया था। ओके, तो इनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। कैपिटल इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केवी सुब्रमण्यन, उन्होंने केंद्र सरकार के किस पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ उनका। तो इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 में इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद वो एजुकेशन के क्षेत्र में फिर से वापस लौट जाएंगे, पढ़ाने के क्षेत्र में। ओके, सुब्रमण्यम ये 7 दिसंबर 2018 को इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भारत सरकार का वो पद संभाला था और अभी 8 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हालांकि ये इस्तीफ़ा दिसंबर से लागू होगा, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये फिर चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये दोबारा अपना टेन्योर बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है सरकार की ओर से कहा गया होगा कि आपको टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा। खैर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यह सवाल उठता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता क्या है, क्या काम होता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, उसे फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड, इकॉनमी, इस सब मुद्दे पर सरकार को विचार देना होता है और इसकी रिपोर्टिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होती है। मतलब इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इंफॉर्मेशन या जो भी सुझाव है वो सब देना होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी DEA के अंतर्गत जो भी इकोनॉमिक डिवीज़न है उसकी जिम्मेदारी इनके पास होती है। इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम। ओके, तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स और हमारी कोशिश ये रहती कि अब डेली आपको करंट अफेयर्स मिल सके। ओके, कुछ लोग पूछ रहे थे कि टाइम क्या है डालने का वीडियो, तो अभी तो डेली डल जा रहा है किसी भी वक्त पे। धीरे धीरे कोशिश होगी मॉर्निंग को ये आपको वीडियो मिल जाया करे। और पसंद आया हो ये वीडियो, आपके काम का लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दो तमाम दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। कल फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।